प्रेजेंट किए गए थे और अभी जो एक तीसरा पेपर प्रेजेंट किया गया है, तो इस आधे घंटे के समय में सदन से मैं चाहूंगा कि कुछ नाम जो भी साथी देना चाहें अपने सवालों के साथ, वो कुछ कहना चाहते हैं, जो भी बातों वो अपने क्लिप्स पे अपना नाम लिख करके यहाँ अध्यक्ष मंडल के पास भेज सकते हैं, ताकि इन तीनों पर्चों के जो एक अभी सुबह जो प्रेजेंट किया गया है और कल के 2 पर्चों पर बहस मुबाहिसे को आगे बढ़ाया जा सके और इसमें जो मुद्दे उभर करके आ रहे हैं उस पर एक बहस को आगे बढ़ाने में जिससे मदद मिल सके। तो जो भी साथी लोग नाम देना चाहें वो अपने स्लिप्स यहाँ पे दे सकते हैं। अभी आधा घंटा है हम लोग के पास। कोई साथी देना चाहता है? साथियों, इस समय हम लोग के बीच में आप अध्यक्ष मंडल में से साथी कश्मीर सिंह, कॉमरेड कश्मीर सिंह यहाँ पे आ रहे हैं, वो अपनी बात रखेंगे। साथियों, जी हैं तो पहले तो मैं इनके लिए यही कहूँगा कि नागार्जुन जी ये चलता है ना कि मैं तुझे अपना चुम्मा दूंगा और मैं आपका चुम्मा दूंगा, जो इन्होंने टेस्ट किया ये मैं इनको कह सकता हूँ। और दूसरी बात ये इन्होंने जो करा है इसमें मैं एक बात में मेरा थोड़ा अनुभवी ज्ञान है, ज्यादा अंकड़े तो मेरे पास नहीं, हरियाणा का है कि ये एक पहलू है जो अभी भी बरकरार है सुजातीय ब्याह का। ये मैंने देखा है, फिर आप कुछ कहेंगे कि आपने बताता है, ये भी टूटने लगे और हरियाणा में तो सरकार इसके लिए पैसे दे रही है। और मेरा गांव बहुत छोटा है, 1000 का वोट है, उसमें ये पिछले 2 साल में 20 घटनाएं आपको बता सकता हूँ और ऑनर किलिंग भी नहीं हुआ। मतलब मेरे परिवार में गिना सकता हूँ, 2-3 तो मेरे परिवार में अंग्रेजों के साथ हो गए, अंग्रेज लड़कियों के साथ अंतरजाती हो गए बहुत ज्यादा। तो उस घेरे में और ये हरियाणा के दूसरे हिस्से में भी ये औरत के लिए बहुत नीचे वाले जो ऊपर वाले हैं। अभी मेरे एक भांजे ने, हम जट सिख हैं, वो उन्होंने जाटों के साथ हुआ है, जो जाट है यहाँ के वो तो, और दूसरी जाति के साथ भी हुआ है हमारे परिवारों में। यहाँ हमारे साथी बैठे हैं, डॉक्टर जी बैठे हैं, इनके लड़के ने भी ऐसे किया है और कुछ उन्होंने भी किया है जो नहीं ज्ञानवान। ये भी मेरे हिसाब से हमारे हरियाणा में जिधर मैं घूमता हूँ उसके हिसाब में वहाँ ये भी टूटने लग गया है और देश के पत्र पर तो मेरे पास अंकड़े नहीं है और ये काफी रफ्तार से टूटने लगा है। मैं इसको ये ये भी नहीं कि ये जो जाट है हमारे वहाँ 3 तरह के हैं हमारे, एक देशवाली जाट है, जाट का इलाका देशवालियों का है, एक बागड़ी का इलाका है, एक हमारा पंजाबियों का इलाका है। पंजाबियों में भी हम हरियाणा में 2 तरह के हैं, एक जाट पंजाबी हैं, एक जो शहरी पंजाबी हैं, बलिए वगैरह, अरोड़े वगैरह, तो उन सभी में ही आपस में होने लगा है, ये काफी टूट गया है। और मैं थोड़ा सा ज्यादा ना बताऊं तो ये जो रोका है ना थोड़ा भ्रूण हत्या, अगर ये ना रुके, इसको आप उस टाइम में रह सकते हो, सरकार रोकने लगी तो ये और बहुत तेज हो जाए। तो ऐसा तो पूंजी बात के मैं कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ इस पर थोड़ा ध्यान देना। मैं इतना ही ध्यान देना चाहता हूँ, पहले वाले तो मैं अभी पढ़े नहीं, इस पर मेरे को जो आया देखा तो इसमें नोट करना। अगर कोई दूसरे वाला को बनाना तो ये बात नहीं मैं इसके लिए रिजर्व हूँ, लेकिन जो मेरा अनुभवी ज्ञान है जो बताता है, ये भी नहीं। मेरे बिल्कुल एक दोस्त है, हमारे अभी बहुत छोटी जाति में हुआ है, जिसको हम बहुत छोटी जाति मानते हैं, उसमें भी ऑनर किलिंग नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ और उसको लाख जतन लगा लिया लड़के को, सभी गए हैं। तो उसने कहा कि मैंने ये वादा कर लिया है, नहीं तोड़ूंगा, जो करना करो, जमीन देनी है ना दो, कुछ भी ना करो। ऐसी कमिटमेंट भी हमने वहां नौजवानों में देखी है, जो कर ली तो कर ली, चाहे कोई जोर लगा ले। ये बहुत हुए हैं हमारे तो इर्द गिर्द, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि तो हम उनको बधाई भी देते हैं नौजवानों को भी, ऐसा जो आप इतनी कमिटमेंट लाए रहे हैं, हम उनके साथ भी हैं। तो इस बात को थोड़ा मैं समझता हूँ इसमें भी लेना, ये तीसरा कार्य जो बनाया। धन्यवाद।
साथियों अभी कुछ नाम आना शुरू हुए हैं और भी साथियों को अगर अपने नाम देने हो तो स्लिप्स यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सबसे पहले दिल्ली विश्वविद्यालय से बेबी कुमारी हैं, उनको यहाँ पे आमंत्रित करूंगा कि वे यहाँ पर आए और अपनी बात रखें। साथियों, कॉमरेड अरविंद को मेरा दान कल साथी लालटू जी की बात के संदर्भ में मुझे अपनी बात रखनी है। सबसे पहले तो ये कि इन्होंने ये कहा कि दो विकल्प जो इन्होंने दिए, एक देवी और एक पूरा नकार देने वाला जो विकल्प दिया था, तो उस विकल्प के अलावा भी एक विकल्प है जो संघर्ष का एक विकल्प बनता है। तो हम तो इनके द्वारा दिए गए इन दोनों विकल्पों को खारिज करते हैं। और ऐसा नहीं है, ऐसा अगर आप सोचते हैं कि औरतें कमजोर हैं और उन्हें किसी संरक्षण की जरूरत है, तो आप पितृसत्ता का पूरी तरह से पितृसत्ता के पक्ष में खड़े हैं आप। और भगत सिंह ने भी जैसा एक जगह लिखा है कि देवत्व जो है वो जड़ता का नाम है और मनुष्यत्व निरंतर चलते रहने का नाम है। और निरंतर चलते रहना यानी गति, और विज्ञान गति को ही तो लेकर के गति की जो बात करता है। और जो दूसरी बात इनकी आई थी कि भावना और वैज्ञानिकता
आई थी तो साथी अभिनव ने उस पर बात की थी। लेकिन हाँ, ये तो है ही कि उत्तर विचार सरणियों की ये देन है कि सब चीजों को अलग अलग रख के देख रहे हैं, या फिर सबऑर्डिनेट उससे आ रही है तो औरतें जो बोल रही है उस पर कुछ भी बोल रही है, चलो बेचारी, या फिर दलित बोल रहे हैं तो उनकी पीड़ा की अभिव्यक्ति हो रही है। उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो आप बांटने का ही काम करेंगे। हम लोग पिछले 3 दिनों से इन सब चीजों पर बात कर रहे हैं कि वर्ग विभाजन ही एक सच है और किस तरह से ये बूर्जुआ राज्य सत्ता उसको एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करती है मजदूरों के बीच में बंटवारे को, अंतर्विरोध को कम करने के तमाम बातें साथी समझाएंगे। और मुझे जहां तक लगा ये मैंने कहा और आप लोगों ने सुना। धन्यवाद। यहाँ पर अगला नाम डॉक्टर दर्शन खेड़ी का यहाँ पे अगला नाम आया हुआ है साथी। कल शिवानी जी ने जो असंतावादी राजनीति पे बात की थी, अगर शिवानी जी आए तो मैं उस पेपर को थोड़ा सप्लीमेंट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। तो आप हैरान होइएगा कि इन असंतावादियों और साम्राज्यवादियों ने गधों के लिए एनजीओ बनाया है। बड़ा आश्चर्य होता है कि पशु पक्षी को बरसनाश नहीं करते, उनको कर रहे हो। तो गधों के लिए दिल्ली में काम करता है मेरा एक फ्रेंड है, मैं दिल्ली फ्रेंड का बैठे जाते, उसने ना पूछा क्या काम करते हुए, गधों का एनजीओ है, मैं उसमें डॉक्टर हूँ, तो गधों को सुधारता हूँ। तो नहीं नोट कर लीजिए, मैं एनजीओ का नाम भी बता दूंगा, पता करके। तो ऐसे ही ये लोग हैं। तो एक अभी मैंने जो अभी बात की थी, जो ये सभी जो पूंजी जाति प्रथा को तोड़ रहा है, उसमें कहीं तो मामले कल समुद्र में बात की थी, जो पंडित थे गाँव में, पंडित पूरे ऊंचे दर्जे के अभी है, तो लेकिन उसका जो इकोनॉमिक्स है, उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है बहुत मतलब बड़ा हो गया है। पार्टी की एक सतर है, ढूंढता रहेगा निम्बो झुना दोषी अपने ही माथे से मिटी हुई भागती रहेगा। तो मैं जब अपने हॉस्पिटल जाता हूँ, मेरी बीवी के साथ होती है, तो हम देखते जाते हैं एक जोशी वहां बैठा था, उसके पास कोई ग्राहक नहीं होता, तो इतना वो ब्रेन सा है कि तब मेरा मन करता है उसको हाथ उठाना और 10 रुपये पैसे दे दो। तो मतलब पंडितों की आज के पास के आज से मेरे ख्याल 20 साल पहले लिख दिया था ये बात, तो ये इंगित किया था, तो हमको ये बात समझ लेनी चाहिए। मतलब सभी पंडित भी वो पोजीशन नहीं रही। थैंक यू, इतना ही बोलना। साथी दर्शन के बाद यहाँ पर अब एक नाम आया है संगरूर से, साथी संदीप का। साथी संदीप। अभिनव जी का इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि कैसे उन्होंने अपने इस आलेख के जरिए जातिवाद की जो गतिहीनता है उसको बोधगम्य तरीके से और सरल तरीके से उसे खारिज किया है, और ये बतलाया है कि कैसे जाति प्रथा जो है वो उत्पादन संबंधों से अपने आप को कैसे बदलती रही है, उसकी गतिशीलता पर एक प्रकाश डाला है। मेरे जो 3 प्रश्न हैं वो थोड़ा इसलिए मुझे लगता है कि उनके इस लेख में ना कहीं लगातारता में कहीं ना कहीं थोड़ा ब्रेकअप आ गया था, उसके संबंध में है। तेरह नंबर पेज पर वैसे तो पूरा आलेख पूरी धारा प्रवाह करता है, इसमें कहीं पर मतलब लगातारता नहीं टूटी। 3 जगह पर मुझे ऐसा लगा कि मेरी समझ की कोई कमी हो सकती है कि धारा जो है बीच में टूटी है। यदि वहां पर थोड़ा सा टच दे देते, इसका तो कारण बता देते, तो हो सकता था वो मतलब धारा मेरी टूट जाती। 13 नंबर पेज पर है
ऊपर वाले पैरे में लिखा है कि इस मंजिल के आने के दौरान ही नए कबीले वैदिक आर्यन के समाज में सम्मिलित हो रहे थे। कौशाम्बी के अनुसार सजातीय विवाह के सिद्धांत पर आधारित जातियों का उदय हुआ। यहाँ पर मतलब ये तो कहा जाए कि सजातीय विवाह के सिद्धांत पर आधारित जातियों का उदय हुआ, लेकिन सजातीय विवाह क्यों उनके अंदर मतलब इस कॉन्सेप्ट का उदय हुआ, इसके बारे में थोड़ा बता दे तो ठीक रहता। ये सजातीय विवाह का जो कॉन्सेप्ट है मतलब वो कैसे किस प्रकार यहाँ पर आ गया, ये थोड़ा। इसके बाद 17 नंबर पेज पर है दूसरा पैरा है। इसमें कृषक समुदायों के बीच से ही इन राज्यों के राजा पैदा हुए। दक्षिण भारत के बारे में बात हो रही है। कृषक समुदायों के बीच इन राज्यों के राजा पैदा हुए। 17 पेज पर चौथी लाइन है, ऊपर से चौथी लाइन है। कृषक समुदाय के बीच से ही इन राज्यों के राजा पैदा हुए। इसके आगे है, इसके बाद ब्राह्मणों का एक प्रकार से वहां उत्तरी भारत से आयात हुआ। ब्राह्मणों ने उत्तरी भारत से वहां पर प्रवास क्यों किया, इसका कोई तथ्य नहीं देते। क्यों ब्राह्मण उत्तरी भारत से दक्षिण भारत में आने को मजबूर हुए, इसका कोई तथ्य नहीं मिलता। क्योंकि मुझे लगता है प्रवास एक वजह होती है, आर्थिक कारण प्रवास में। यदि उत्तरी भारत में ब्राह्मणों की स्थिति बेहतर थी तो दक्षिण भारत में क्यों जाएंगे। तीसरा जो प्रश्न 18 पेज पर ही है, ऊपर से दूसरी लाइन। उनके अनुसार भूमि अनुदान की सामंती प्रथा के शुरुआत के साथ ही नए क्षेत्रों में ब्राह्मणों के जाने के कारण नई जनजातियां वर्ण व्यवस्था में शामिल हुई। लगभग वो पहले वाली ही बात है कि ब्राह्मण नई जगह पर गए, मतलब क्यों गए इसका विचार नहीं। थोड़ा देते वो लगातार पता नहीं करती बस। थैंक यू। ये 3 प्रश्न। कुछ और नाम आए अभी यहाँ से। कॉमरेड तिलक परिहार जी ने अपना नाम भेजा है, तो मैं कॉमरेड तिलक परिहार जी को आमंत्रित करूंगा तो यहाँ पर आए। अध्यक्ष मंडल और उपस्थित सब साथियों को अभिवादन। हम शिवानी जी का आधार पत्र पर कुछ बोलने का अनुमति मांगते हैं। अस्मितावादी जो राजनीति के विषय में उन्होंने लिखे हैं आधार पत्र, वो सार में ठीक है, सही है, हम उसका पक्ष में समर्थन करते हैं। लेकिन वो अस्मितावादी राजनीति और जातिवादी राजनीति से मुक्त के लिए, उसके मुकाबले के लिए या उसके विकल्प में हम क्या कर रहे हैं। और हम अस्मितावादी राजनीति गतिविधियों से, एक जातीय पहचान के राजनीति से, क्षेत्रीय पहचान के राजनीति से हम अलग अछूत नहीं रह सकते, क्योंकि पूरे भूमंडलीकरण हो रहा है विश्व। वो साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण का उपज है। साम्राज्यवादी भूमंडलीकरण में ऐसा किया जा रहा है, एक कान का दाहिने कान का डॉक्टर जो है बाया कान का जो है उपचार न कर पाए, ऐसा पृथकीकरण, ऐसा अलग अलग करने का उसका साजिश है, वो करेगा। किसी भी जाति को एक होने नहीं देगा, किसी भी लिंगीय समुदाय को एक होने नहीं देगा।
कैसे क्षेत्रीय समुदाय को एक होने नहीं देगा। उस जितना उसको अलग अलग करेगा उतना ही उसका आयु लंबा रहेगा, उतना ही उसका सुरक्षित वो अपने स्वास्थ्य सुरक्षित रख सकता है। इसीलिए साम्राज्यवाद लोग जिस किस्म से जिस तरीके से लोगों को विभाजित करता है, फूट डालो राज करो, जिस पॉलिसी से वो जा रहा है उसके विरोध में सर्वहारा वर्ग के पास क्या परियोजना है, उसके विरोध हम कैसे जाएंगे, इसके बारे में कम्युनिस्टों को गंभीरता पूर्वक सोचना बहुत जरूरी है। और अगर हम इस बारे में हम नहीं सोचेंगे तो हम आइसोलेट हो जाएंगे, हम एक मास से जनता से कट जाएंगे, जनता से अलग हो जाएंगे, क्योंकि जनता के बीच में भावनाएं हैं, समस्याएं हैं, और उनके भावना उनका समस्याएं को हम संबोधन कैसे करेंगे। जब तक उनके साथ में हमारा संबंध नहीं कायम होगा, संबंध नहीं जोड़ेंगे, तब तक उनके बारे में हम कोई बुझना नहीं समझ पाएंगे। इसलिए उनसे जुड़ने के लिए हमारे पास क्या परियोजना है। हम कहते वर्गीय मुक्ति, वर्गीय मुक्ति, वर्गीय मुक्ति, वर्गीय मुक्ति आंदोलन से नीचे के बात हम करते नहीं। और दूसरी बात, राज्य सत्ता से नीचे के बात को हम अगर ध्यान नहीं देंगे, वर्गीय मुक्ति से नीचे के काम को हम ध्यान नहीं देंगे, तो वर्गीय मुक्ति भी नहीं होगा और राज्य सत्ता भी प्राप्त नहीं होगा। हम नया जनवादी या राज्य व्यवस्था जो प्राप्त करेंगे, साधारण वर्ग के अधिनायक वाला राज्य व्यवस्था या जनवादी अधिनायक को स्थापित करने वाला राज्य व्यवस्था, तो वहां हम दलितों का स्थान क्या देंगे, वहां महिलाओं का स्थान क्या रहेगा, पिछड़े लोगों का स्थान क्या रहेगा, वो तो हमको अभी से स्पष्ट करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, उनको आंदोलन करने के लिए हमारे पास एजेंडा हो और उसका कमान हमारे हाथ में हो, कम्युनिस्ट पार्टी के हाथ में हो, वो कैसे किया जाएगा। महिलाओं में कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर जो है, कम्युनिस्ट पार्टी का कैडर जो है, वो फ्रैक्शन इंचार्ज बन के कम्युनिस्ट पार्टी का एजेंडा क्या है, कार्यक्रम क्या है, उस अनुसार महिला आंदोलन आगे बढ़ाए। दलितों के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर यानी कार्यकर्ता वो कम्युनिस्ट पार्टी के दलित संबंधी कार्यक्रम लेकर, एजेंडा लेकर उनके बीच में काम करें और उनका लीडरशिप करें। भविष्य हमारा कोशिश क्या है, समानुपाती प्रतिनिधित्व तो हम विचार में नहीं कर सकते, लेकिन दलित से विचार वैचारिक नेतृत्व का विकास करते कि नहीं करते, करने का है कि नहीं है, हम करने को तैयार है कि नहीं है। दलित कम्युनिटी के अंदर हम साधारण वर्ग का लीडर का विकास करने का हमारा क्या परियोजना है, महिलाओं के बीच में साधारण वर्ग का लीडरशिप विकास करने का हमारा क्या योजना है। किसी तरह सभी वर्ग, जाति, जनजाति, दलित, मधेसी, महिला, मुस्लिम लगातार के समुदाय के बीच में हमारा काम, हमारा कार्य को संचालन करने का, उनको आंदोलित करने का, सभी आंदोलन को जो है यूनिफाइड करने का और समग्र आंदोलन से जोड़ने का हमारा क्या कार्यक्रम है, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर हम अंश को संग्रह से नहीं जोड़ेंगे और संग्रह जो है अंश को रक्षा नहीं करेंगे, उसका प्रोटेक्शन नहीं करेंगे, तो कोई हमारा विश्वास करने वाला नहीं है। हम उसको प्रोटेक्शन करते भी जब नहीं करते उसको। इसलिए संग्रह जो संपूर्ण और अंश का संबंध को कम्युनिस्टों को लिए बुझना बहुत जरूरी है। जहां से एनजीओ आईएनजीओ के सवाल है, अभी नेपाल में भी एनजीओ आईएनजीओ ने बहुत कुछ गड़बड़ी मचा रखे नेपाल के अंदर, और जनजातियों को संगठन बनाए हुए संघीयता के नाम उछाला हुआ है। दलितों के लिए कईयों एनजीओ, हजारों एनजीओ खोल रखे हैं, लेकिन वो लोग जो है उसको यथास्थिति कायम करने का जो कोशिश वे लोग करते हैं,
लेकिन दलित कम्युनिटी, ज्यादातर दलित कम्युनिटी जो है राजनीतिकरण हो चुका है, इसलिए वो वर्गीय मुक्ति आंदोलन से जुड़ा हुआ है। ये वो लोग प्रभावकारी नहीं हो रहे क्योंकि वो असफल होते जा रहे। अब तो सब पहचान गए हैं कि 7 स्टार और 5 स्टार के तुम्हारे गोष्ठी से अब हमारा कुछ होने वाला है, हमें मुक्ति नहीं होगा। और ये समझ गए सब लोग। इसीलिए जो है अगर हम उस पहल को नहीं आगे बढ़ाए होते तो एनजीओ जो है नेपाल के कम्युनिस्ट आंदोलन खा जाता, खत्म कर देता, निष्क्रिय बना देता। तो अब इंडिया में तो वही काम है। यहां इंडिया में भी एनजीओ और आईएनजीओ जो है, जातिवादी राजनीतिक पार्टियां जो है, बुर्जुआ पार्टी जो है, वो लोग जो है कम्युनिस्ट आंदोलन को बदनाम करना, कम्युनिस्ट आंदोलन से जिसको मुक्ति चाहिए उसका संबंध जोड़ने से रोकना, इसमें बहुत बड़ी लगानी कर रहे हैं, करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रहे हैं कि ताकि कम्युनिस्ट आंदोलन में दलित न जुटे, कम्युनिस्ट आंदोलन में महिला आंदोलन न जुटे और अन्य जो उत्पीड़ित समुदाय है, उत्पीड़ित क्षेत्र है और वो लोग के संबंध कम्युनिस्ट पार्टी से न हो। कम से कम क्रांतिकारी कम्युनिस्ट से उनका संबंध न बने। संशोधनवादी अवसरवादी से तो बने कोई हर्जा नहीं, वो उन्हें दो, लेकिन जो आमूल परिवर्तन के नारा लेते हैं, जो क्रांति करना चाहते हैं, उन लोगों से इनका संबंध नहीं होना चाहिए, इनको जुड़ने नहीं देना चाहिए। ये उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। और हम इस बात को अगर ठीक ढंग से नहीं समझेंगे, ठीक तरीके से नहीं जाएंगे तो हम लोग असफल हो जाएंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे। वो लोग जो है अभंग में डाल के जो है फिर भी अपना शासन सत्ता टिकाते रहेंगे और हमारे ऊपर दमन करते रहेंगे। कथित जन समर्थन के आधार में हमारे ऊपर दमन करेंगे। और इस बात को है कम्युनिस्ट आंदोलन को समझना बहुत जरूरी है। हम लोगों ने यही किया है। 10 वर्ष हम लोग जनयुद्ध लड़े, 10 वर्ष तक हम जनयुद्ध लड़े। जनयुद्ध लड़ते समय हमारा सबसे ज्यादा साथ देने वाला समुदाय रहा वो दलित रहा। हम उन दलित बस्तियों में काम किए, तभी तो हमारे साथ रहा। उनके समस्या को समझ के नाम सफल है, तभी तो हमारे साथ रहा। इसी तरह से महिलाओं के बीच में हमने काम किया है। महिलाओं पर ऊपर होने वाले अत्याचार के विरुद्ध कम्युनिस्ट पार्टी लड़ा है, तब महिलाओं ने साथ दिए। 3000 से ज्यादा महिलाओं ने बलिदान दिया, 1200 से ज्यादा जो दलितों ने बलिदान दिए और उधर जनजातियों ने बलिदान दिए हैं। वैसे बलिदान दिया है। जब तक लोक आत्मा मुक्ति नहीं देखता है उस पार्टी में, तब तो वो बलिदान देना तैयार नहीं होता। जब देख लेता है कि हमारा मुक्ति इसमें अंतर्निहित है, इस क्रांति से हमारा मुक्ति होगा, उसको विश्वास लग जाता है, तो मरने मिटने के लिए तैयार हो जाता है। इसीलिए हम आप लोगों से क्या अनुरोध करेंगे, भारत के क्रांतिकारी साथियों से हम क्या अनुरोध करेंगे कि आप लोग जो है क्रांति का ज्वाला जो है कहां मिलती है, कहां है, किस जगह है, कहां छुपा बैठा है, उसको खोलो। दलितों को बस्ती में क्रांति का ज्वाला लुका है, छुपा है, वहां से निकालो। महिलाओं के आत्मा में छुपा हुआ है, वहां से निकालो। और दबे कुचले शोषित पीड़ित मेहनत कर जनता के घर घर में छुप रखा है, उसको संगठित करो और क्रांति का आधी तूफान वहां से शुरू होगा। और विचार का विकास किसी तरह से होगा। मार्क्सवाद का रक्षा मारा जपने से नहीं होता है, वह लंबी चौड़ी व्याख्या करने से मार्क्सवाद का रक्षा नहीं होता है। मार्क्सवाद का रक्षा करना है तो प्रयोग करो। सिद्धांत तो बहुत कुछ सुन लिया है। हम बीपी रणदीवे के जमाने में हम कम्युनिस्ट पार्टी में लगे थे, उनके संपर्क से नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी में जुड़े थे। तब से हम अभी तक निरंतर कम्युनिस्ट आंदोलन में हमने देखे बहुत बड़े बड़े भाषण करने वाले और बड़े बड़े ठेली लिखने वाले
घर में देखो तो वही सामाजिक पारा है, वही सामाजिक व्यवहार है, ऐसा हम देखें ऐसे भाषण से, किताब लिखने से, व्याख्या करने से हम जनता विश्वास नहीं करेगी। जनता को विश्वास दिलाना है तो सिद्धांत को व्यवहार में लागू करो, व्यवहार से फिर सीखो, फिर जनता से लो और जनता को दो। बार बार उसको दोहराना पड़ेगा। मार्क्सवाद ठीक है, मार्क्सवाद के बिना जो है दलितों का मुक्ति संभव नहीं है। और यहाँ डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बार बार अच्छे से अच्छे विद्वान भी भ्रम है। क्यों भ्रम है ये हमको बहुत अड़चन में लगा, हमें अच्छा नहीं लगा। अच्छे से अच्छे प्रोफेसर के उस पर भ्रम है। क्यों भ्रम है? इसको गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि अम्बेडकर का दार्शनिक मान्यता, उनको विश्व दृष्टिकोण, दलित समुदाय को समझने का उनका विश्व दृष्टिकोण और मार्क्सवाद का विश्व दृष्टिकोण क्या एक ही है? नहीं है। वो आध्यात्मिक आदर्शवादी धार्मिक विचारों पर वो विश्वास रखते थे। जिस विचार ने दलित समाज को जन्म दिया है, वो वही विचार दलित समस्या को अंत करेगा। कीचड़ से कीचड़ को धोने का बात कर रहे, ऐसा नहीं होता। राम शास्त्री ने सही कहा है, कीचड़ से कीचड़ धोने से सफा नहीं होगा। जिस विचार ने दलित को जन्म दिया है, उस विचार को डॉक्टर अम्बेडकर ने छोड़ा नहीं। अंत में जाकर वो बौद्धिस्ट बने और वो लोग आपको और भी, आप लोग इतना पढ़े लिखे हैं, आप लोगों को और भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि वो पुनः तत्व में आत्मसमर्पण किया है। महात्मा गांधी का है उन्होंने आत्मसमर्पण किया है। आपने वर्ण और समुदाय के लिए जो है बलिदान देने का तैयार होना चाहिए नेता को, पर वो तैयार नहीं हुए। वो दूसरी पार्टी के लिए उसने आत्मसमर्पण कर दिए और फिर भी उन्हीं का व्याख्या यह हो रहा। इसलिए एक बात पहचान आ गया कि यह हल्दी है तो उसको खुरुच के देखने का कोई जरूरत नहीं है, हमारा कहना यह है। इसीलिए दलित समुदाय का मुक्ति जो है मार्क्सवादी सिद्धांत में अंतर्निहित है, मार्क्सवादी क्रांतिकारी विचार में अंतर्निहित है। उसके सिवा हम कुछ नहीं देखते। अगर मार्क्स से और विद्वान कोई जन्म ले लेगा यहाँ, तो हम उस समय देखा जाएगा। हर चीज को सापेक्षता में देखना चाहिए। उस जमाने में जब अम्बेडकर जी जन्म हुए थे और पढ़ लिखकर तो भारत में राजनीति करने आए थे, उस समय वो प्रगतिशील थे, क्योंकि दलित के बारे में कोई बोलने का हिम्मत ही नहीं करता था। ऐसे टाइम पर तो प्रगतिशील थे। पहले वो प्रगतिशील थे सर, लेकिन जब ये आधुनिक युग का विकास होता गया, जब पूंजीवादी विकास का चरण आगे बढ़ता गया, तो ऐसे टाइम पर जो है अब वो उनका प्रगतिशीलता काम नहीं। अब तो मार्क्सवाद के सिवाय और दूसरा कोई नहीं, दूसरा सिद्धांत जो है अब नेतृत्व नहीं कर पाता मुक्ति का। और प्रतिक्रियावादी लोगों के लिए, साम्राज्यवादी के लिए, शासक वर्गों के हित में तो हर एक सिद्धांत काम आएगा, लेकिन दलितों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए तो मार्क्सवादी सिद्धांत के सिवाय दूसरा सिद्धांत जो है कारगर सिद्ध नहीं हो पाएगा। हमारे कहना यह है, हमारे बुझाई, हमारा समझ ऐसा है। इसलिए सब लोगों से हम क्या करते हैं, जनता से आपका संबंध बना रहा है, वो बनाने के लिए आप लोग ऐसा परियोजना बनाए कि सभी लोगों को गोल बंद करके आमूल परिवर्तन के दिशा में आगे बढ़ा सके, इसमें ध्यान दिया जाए। धन्यवाद।
तिलक परिहार ने कुछ बहुत ही विचार उत्तेजक मुद्दों को यहाँ पर सदन के सामने प्रस्तुत किया, जिससे कि कुछ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल महत्व के भी मुद्दे हैं और कुछ तात्कालिक फौरी कार्यवाहियों से जुड़े हुए मुद्दे हैं। लेकिन साथियों, एक मसले पर मैं सदन की राय यूं चाहता हूं कि समय 2 बज रहा है और वैसे लंच ब्रेक का टाइम हो चुका है। तो अब हम लोग के सामने 2 स्थितियां बनती है, या तो यह कि पहला ब्रेक कर दिया जाए लंच के लिए और उसके बाद फिर से इस बहस को हम लोग जिस दिशा में आगे बढ़ रही है उस दिशा में इसको आगे बढ़ाएं, और या फिर ये हो सकता है कि अभी हम लोग इस बहस को आगे बढ़ाएं और फिर लंच ब्रेक करें। हाँ हाँ तो ठीक है, मैं ठीक तो सदन की राय है कि इस बहस को आगे कंटिन्यू किया जाए। अब मैं यहाँ पर कांग्रेस शिवानी को यहाँ पे आमंत्रित करूंगा, जिन्होंने यहाँ पर बोलने के लिए अनुमति चाहिए। बहुत लंबी बात नहीं रखूंगी। कांग्रेस तिलक ने कुछ सवाल उठाए, बस उन्हीं के रेफरेंस में थोड़ी सी बात है। वैसे जो मेरा आलेख था उसका मकसद ये था ही नहीं कि ये बताया जाए कि हम लोगों को करना क्या है। वो आलेख बहुत ही एक पर्टिकुलर मुद्दे से संबंध रखता था, जिसका मकसद आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के पीछे की जो पूरी सैद्धांतिक समझ और सोच है उसको सामने लाना, और किस तरीके से क्लास का सवाल, किस तरीके से कास्ट का सवाल इस पूरी पॉलिटिक्स द्वारा उठाया जाता है या नहीं उठाया जाता है, और आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का एक एक्सप्रेशन कास्ट पॉलिटिक्स है या नहीं। मेरे उस पूरे पेपर का मकसद सिर्फ इतना सिद्ध करना था, लेकिन चूंकि उसके बाद से बहुत सारी बातें आई, उन बातों पे मैं बस थोड़ी सी बात करना चाहूंगी, ज्यादा बात नहीं। जैसे उनके जो सवाल थे, मेरे ख्याल से उनका जवाब कल दे दिया गया है। ऐसा हमने कहीं नहीं कहा, और मेरे आलेख में भी अगर ऐसा ध्वनित हुआ है कि वर्ग अस्मिता के कास्ट पर कोई और अस्मिता को दबाया जा रहा है, उनके संघर्षों को हम लोग दरकिनार करने की बात कर रहे हैं, तो अगर ऐसा ध्वनित हुआ है तो उस पेपर का मकसद ऐसा ध्वनित करना नहीं था। हो सकता है अनइंटेंशनल हो, मैं नहीं जानती, क्योंकि उस पेपर का हो सकता है अनइंटेंशनली ये चीज उसमें आ गई हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि वहां पर बार बार उसके आखिरी पैराग्राफ में जो उसके जिसको कहना चाहिए, जो उसके हमें क्या करना है आगे की जो पूरी योजना है क्लास आइडेंटिटी के बेसिस पर, उसको एक एक करके हम लोगों ने बताया कि क्लास आइडेंटिटी ही वो आइडेंटिटी, अगर उसको आइडेंटिटी कहा जा सकता है, वो अस्मिता है जिसके इर्द गिर्द व्यापक जनगोलबंदी हो सकती है। ये प्रूव करना उस पेपर का मकसद था। उसके बाद क्या दलितों के जो संघर्ष हो रहे हैं, क्या जो स्त्रियों के संघर्ष हो रहे हैं, राष्ट्रीयताओं के संघर्ष हो रहे हैं, उनमें कम्युनिस्टों को भागीदारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, किस हद तक करनी चाहिए, ये उस पेपर का मकसद ही नहीं था। मेरा पेपर कम्युनिस्ट आंदोलन के बारे में था ही नहीं, तो मेरा पेपर वो इशू एड्रेस करता ही नहीं। और अगर ये सवाल उठा भी है तो मेरे ख्याल से कल इस पर इतनी बात हुई है कि कम्युनिस्ट मूवमेंट का स्टैंड इस किस्म के तमाम स्ट्रगल के साथ, वो कितने ही प्रोग्रेसिव, कितने ही रैडिकल, कितने ही अच्छी भावना से क्यों ना किए गए हो, वो अलायंस किस बेसिस पे बनाया जाएगा, वो टैक्टिकल होगा, वो स्ट्रैटेजिक होगा, वो आइडियोलॉजिकल होगा, वो कौन, उस अलायंस का बेसिस क्या होगा। साथी सुखविंदर ने इसको बहुत साफ तौर पे रखा, और स्वीपिंगली हर स्ट्रगल को हम लोग कहें कि इसको तो क्योंकि ये दलित कर रहे हैं, क्योंकि ये महिलाएं कर रही हैं, क्योंकि ये राष्ट्रीयताओं का संघर्ष है, अपहोल्ड किया जाना भी मेरे ख्याल से सही नहीं है। और ये बात आ चुकी थी, ये करके पूरे दौर में मेरे ख्याल से उससे पहले भी दिन ये बात आई है कि इस किस्म के स्ट्रगल्स को हम लोग हर जगह तो अपहोल्ड करते हैं, जहां पर भी राष्ट्रीयताओं का संघर्ष चल रहा है, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक। हमने, मेरे ख्याल से ऐसा कोई हम लोगों ने ना
स्टेटमेंट कभी जारी किया होगा जहां पर वो संघर्ष चल रहे हैं, हम उनको स्पिरिचुअली उनका सपोर्ट करें। हर जगह हम मौजूद नहीं हो सकते, हमारी इतनी ताकत नहीं है, वो हमारी ताकत की कमी हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रगल्स को अपहोल्ड नहीं करते हैं। या फिर दलितों के जहां पर भी रेडिकल स्ट्रगल्स हो रहे हैं उनके साथ किस हद तक, बिल्कुल कोई ज्वाइंट फोरम बनेगा, कोई ज्वाइंट फ्रंट बनेगा, उसमें हम लोग तो शिरकत करेंगे, लेकिन ये तो हम लोगों को साफ कर देना होगा कि वो अलायंस किस बेसिस पर बनेगा, क्योंकि इससे कम्युनिस्ट पार्टी की लाइन भी तो तय होगी। और जहां तक जैसे बार बार ये प्रोपोर्शनल समानुपातिक प्रतिनिधित्व का सवाल आ रहा है, तो फिर तो ये वाली बात क्रांति के बाद भी नहीं, वो कम्युनिस्ट पार्टी में तो आज से ही लागू होनी चाहिए। फिर पार्टी की हर लीडिंग बॉडी में रिजर्वेशन होना चाहिए, स्त्रियों के लिए इतने प्रतिशत, सीसी के इतने मेंबर्स औरतें होनी चाहिए, सीसी के इतने मेंबर्स दलित होने चाहिए, सीसी के इतने मेंबर्स ऑप्रेस्ड नेशनलिटीज होने चाहिए। तो फिर अभी से क्यों नहीं शुरू हो जाता है? मैं नहीं जानती हूँ कि नेपाल में इसका क्या एक्सपीरियंस है, हो सकता है आप लोग ये लागू करो, मेरी समझदारी नहीं है इस बारे में, मेरी इतनी मतलब मैं जानती नहीं इस बारे में, लेकिन फिर तो ये अभी से शुरू कर देना चाहिए। और मैं अभी इंस्टिंक्टिवली मुझे लग रहा है, और अपने कम्युनिस्ट इंस्टिंक्ट से मैं प्रस्थान करती हूँ, तो मुझे लगता है कि ऐसे किसी भी रिप्रेजेंटेशन का कोई सवाल नहीं उठता है, क्योंकि सोवियत यूनियन में भी जब क्रांति के बाद कई डिबेट्स चली नेशनैलिटी के क्वेश्चन पर, जो नेशंस को सेल्फ डिटर्मिनेशन का राइट दें या नहीं दें, इस पर भी कई बहसें चली, जिसमें स्टालिन और लेनिन के एक पीरियड में उनके मत थोड़े से भिन्न थे, क्योंकि राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशंस या राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द वर्किंग पीपल ऑफ द नेशन, ये हम लोगों को तय करना होगा, क्योंकि किसी एक मोमेंट में, ये तो क्रांति के बाद तय होगा, और मेरे ख्याल से वो चाहे किसी भी आइडेंटिटी का सवाल हो, आज से भी तय होगा और उस वक्त की स्थितियों से भी शायद बहुत कुछ तय होगा, लेकिन अभी से जो लग रहा है कि इस किस्म का एक जनरल इस पर व्यू रख देना कि उनको हम लोगों को इतना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा, आप लोग दे रहे हैं, मैं नहीं जानती हूँ आपकी पॉलिसी है, मेरे ख्याल से इस किस्म की कोई भी बात लागू तो नहीं हो सकती है। तो एक तो ये बात थी। दूसरा, आपने जो तमाम सैद्धांतिक बातें यहाँ हो रही है, पता नहीं आपने इस सेमिनार के रिस्पेक्ट में ये सब बातें कही, आपने जनरल बातें कही कि भाई बातचीत ही हो रही है, इतना बहस मुबाहिसा हो रहा है, हम लोगों को आज प्रैक्टिस में, व्यवहार में उतरने की जरूरत है, लेकिन आज का ही वो दौर है जब मार्क्सवाद पे हर किस्म का आइडियोलॉजिकल ऑनस्लॉट, आइडियोलॉजिकल हमला हो रहा है, और ये व्यवहार में ही हम लोग अगर हमलों का जवाब नहीं देंगे तो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या रही है? हमको आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एक्सपोज करना है, तो वो तो हम लोग आइडियोलॉजिकल एरिना में उतर के करेंगे, और मेरे ख्याल से वो भी व्यवहार का ही एक तरीका है। हम लोगों ने एक पेपर उस पर लिख दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपने आप में कोई थियरी और प्रैक्टिस के बीच में इस किस्म का जो वाटर टाइट मतलब विभाजन है, इस किस्म का जो रिजिड विभाजन है, उसका कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि वर्ग संघर्ष का वो भी एक प्लेटफॉर्म है, वो भी एक बैटल फील्ड है, और मेरे ख्याल से जब हम मजदूरों को संगठित, दलितों को संगठित, स्त्रियों को संगठित करने की बात करते हैं, तो व्यवहार में उतरने का वो एक अलग एरिना है। तो इनमें इस किस्म का और इसको थोड़ा डिस्डेन की तरह से देखने का अप्रोच मेरे ख्याल से गलत है। इस तरह की बात करना गलत है, क्योंकि ये आज इतना ही जरूरी है। वो हमले पुराने हमलों की ही पुनरावृत्ति हो सकते हैं, लेकिन आज एक बार फिर मार्क्सवाद की प्राधिकार को स्थापित करने का दौर आ चुका है। स्थापित है वो, लेकिन फिर भी, और ऐसे जितने भी वो पोस्ट मॉडर्निज्म और इस तरह की जितने भी पोस्ट करके जितने तमाम विचार सरणियां हैं और उनके जितनी ऑफस्प्रिंग्स और औलादें आ रही है सामने, उनका आज उतना ही डटकर मुकाबला करने की जरूरत है, और ये वर्ग संघर्ष का एक जरूरी कार्यभार है। हाँ, बाकी आते एक बात, इस बात से तो मैं भी इत्तेफाक रखती हूँ कि ऐसे तमाम स्ट्रगल्स को एनजीओ के रहन पर नहीं छोड़ा जा सकता, और बिल्कुल ये तो आज बहुत खतरनाक चीज हो रही है कि तमाम ऐसे जगहों पर वो लोग मौजूद हैं और हम लोग वहां मौजूद नहीं होते हैं, तो उनके तो रहन पर छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। हाँ, मेरे ख्याल से इतनी ही बात। और यहाँ पर कभी कई नाम आए हैं, अभी मैं कॉमरेड शिवानी के बाद
कॉमरेड असद को यहाँ पे बुलाना चाहूंगे, उन्होंने अभी अपना नाम दिया है। कॉमरेड असद। ये सच है कि जैसे कॉमरेड अभिनव ने कहा कि अंबेडकर जब जाति के ऊपर लिख रहे थे वो स्रोत भी उतने मौजूद नहीं थे और उसको एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ कास्ट नहीं कहा जा सकता। उसके बाद काफी आर.एस. शर्मा, सूर्यराज जायसवाल, उन्होंने नाम भी लिया और डेवलप काफी किया है। वो उनके पेपर से सहमत हूँ। मैं थोड़ा कल के पेपर में जो शिवानी का पेपर था, मैं उससे पूरी तरह से सहमत हूँ। लेकिन एक बात यह है कि आज हम लोगों को पोस्ट मॉडर्निज्म के साथ ऑब्सेशन छोड़ देना चाहिए। 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद मार्क्स इज बैक और मार्क्सिज्म को इतना डिफेंड करने की भी जरूरत नहीं है। पोस्ट मॉडर्निज्म एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इज टोटली डाइंग नाउ, अगर देखा जाए। लेकिन आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को एड्रेस करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं नेपाल के साथियों को जो बोले, मैं उससे थोड़ा सहमत हूं कि अलग अलग किस्म की ऑपरेस्ट आइडेंटिटीज होते हैं, ऑपरेसर आइडेंटिटीज होते हैं। हम ऑपरेसर आइडेंटिटीज की बात छोड़िए, हम लोग ऑपरेस्ट आइडेंटिटीज भी कहीं ना कहीं किसी रूप में एक प्रोडक्शन रिलेशन के साथ भी जुड़े हुए होते हैं। इसके अलावा एक्स्ट्रा इकोनॉमिक ऑपरेशन के साथ भी है। और एक्स्ट्रा इकोनॉमिक ऑपरेशन को मैं फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म के सेंस में नहीं कह रहा हूं, जो वर्ग, जाति, लिंग वगैरह वगैरह के आधार पर, रेस के आधार पर है। और खासकर मैं दलितों की बात कर रहा हूं। मानता हूं कि शहरी सर्वहारा में दलित निर्णायक भूमिका में नहीं है, लेकिन ग्रामीण सर्वहारा के बहुतायत है। और एट्रोसिटीज की जहां तक बात है, मतलब इस देश के जनसंहार के अभी में पिछले साल हम लोग गए थे लक्ष्मीपेटा और वो एक दलित जनसंहार के फैक्ट फाइंडिंग में वो जो क्रूरता हम लोगों ने देखा, वहां पे भी एनजीओ के लोग पहले पहुंच चुके थे और बहुत देखते ही हम लोगों को गाली गलौज करना शुरू किया कि आप लोग तो ब्राह्मण हैं। इस माहौल में लेकिन हिंदुस्तान में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स मंडल के बाद और एनजीओ फंडिंग के बाद जोर पकड़ चुका है। इंक्लूडिंग जो मंडल पार्टीज नहीं थे, कांग्रेस, बीजेपी वगैरह वगैरह, उन्होंने, अब दिग्विजय सिंह करता है क्षत्रिय महासभा में जाते हैं, ब्राह्मण महासभा, खटिक महासभा, हर सभा भी कांग्रेस भी कर रहा है और बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी को कल्याण सिंह और उमा भारती को आगे करने का एक बहुत बड़ा कारण था कि ओबीसी वोट बैंक को कंसोलिडेट करना। तो उस हालत में मैं नहीं कह रहा कि हम लोग आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करें, लेकिन जहां पे इस तरह से क्रूर अत्याचार हो रहा है, दलित जनसंहार, मैं हरियाणा की बात कर रहा हूं। हरियाणा में दुलिना हुआ था, कई कांड हुआ, लेकिन उसमें हम लोग की आवाज उतना मुखर बन के नहीं आए जितना एनजीओ सेक्टर के लोग उसमें इंटरफेयर किए। और उसके बाद आधार पर मैंने देखा कि बॉम्बे वगैरह में कई दलित रिसोर्स सेंटर भी बन गया। तो दलित रिसोर्स सेंटर बनना बहुत फैशनेबल है। तो जहां जहां अत्याचार होता है, हमारी ताकत कितना भी सीमित ही नहीं सही, अगर हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं कि हम वो करेंगे, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करेंगे, लेकिन आइडेंटिटी बेस्ड ऑपरेशन जहां पे होता है, अगर हम वहां इंटरफेयर नहीं करेंगे और उसकी स्ट्रगल का नेतृत्व नहीं करेंगे, वो धीरे धीरे एनजीओ के हाथ में चला जाएगा। और ये हुआ है। मैं हरियाणा में अभी जो रेप केसेस हुए हैं उसमें से कुछ लेफ्ट के लोग गए थे, लेकिन ज्यादातर जो है ना, वो दिल्ली में मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को सबको पता है, एक नेशनल काउंसिल फॉर दलित ह्यूमन राइट है, वो हेवीली फंडेड है, वो एक कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह काम करता है। वही लोग उसका लीडरशिप लिया, वो फैक्ट फाइंडिंग टीम भेजने में, और वो लेफ्ट के लीडरशिप को भी वो स्पॉन्सर करने लगे, संपर्क करने लगे कि आप लोग जाइए। फिर गैंगरेप का मामला आया। गैंगरेप के मामले में लेफ्ट राइट सब शामिल थे, राइट अपने तरीके से, लेफ्ट अपनी अंडरस्टैंडिंग से, और उसकी शुरुआत भी जैसे हुआ उसमें जेएनयू के लेफ्ट स्टूडेंटों का बहुत अहम भूमिका रही। लेकिन बाद में फिर वो जो मिलेनियम अपराइजिंग वाला कॉल आया, वो पूरा एनजीओ टीम था, और दुख की बात है उसमें मैं कुछ छात्र संगठन है, वो बहुत ही नजदीक एनजीओ में, और उनको मुंह पे बोलने के बाद भी वो सुधरते नहीं है। एनजीओ को आप लोग जानते हैं, हमने कई बार उनके मुंह पे बोले हैं कि भाई आप एनजीओ को लेजिटिमाइज कर रहे हैं। उसमें वो लोग भी शामिल और पूरा मोबिलाइज, लेफ्ट की अपनी जितनी लिमिटेड रिसोर्स होता है, लेकिन हम एनजीओ के पीछे पूरा रिसोर्स लगा के मोबिलाइज कर चुके हैं। तो मैं इसलिए, जो नेपाल के कॉमरेड बोल रहे थे
उन्होंने कॉन्शियसली काम किया दलितों के बीच, इसलिए नेपालों में दलित एनजीओ भरमार है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्फ्लुएंस नहीं आया। और चूंकि हम दलित एट्रोसिटीज में आइडेंटिटी कहे कि अगर छोड़ देंगे तो वो एनजीओ के हाथ में, रिएक्शनरी पार्टीज के हाथ में चला जाएगा, और उस रिएक्शनरी पार्टीज में मैं बीएसपी को भी मानता हूं। धन्यवाद। अब मैं कॉमरेड अभिनव को यहाँ पर बुलाऊंगा कि वो अपनी बात करते रखें। ये बात साथी कश्मीर ने बिल्कुल ठीक इंगित की है, जैसे इस पेपर में थोड़ा सा एक असंतुलित हो गया है, ये बात ठीक है, क्योंकि वाकई में एंडोगेनी का भी टूटने के अब कई जगह वो मिल रहा है। मुख्य हमारा मकसद था कि ट्रेंड को मतलब चित्रित करें थोड़ा, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिसबैलेंस आ गया है। वो जो एंडोगेनी के भी बॉन्ड्स हैं वो एक हद तक टूटे हैं, और ये बात खासतौर पे आपकी कहीं नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इसमें खासतौर पे लागू होती है। हमारी तरफ जैसे इधर हिंदी पट्टी में बहुत अभी रेयर मतलब हो रहा है। हाँ, लेकिन ये कि वहाँ पे अगर कोई कर लेता है तो उसकी ऑनर किलिंग अब इधर से देख के उधर कुछ लोग नकल में शुरू कर दिए हैं, लेकिन वैसे ओरिजिनली मतलब वो हो जाता था, बहिष्कार टाइप कर देते थे, बात नहीं करते थे, रुक जाते थे। वो दो अलग अलग एरिया का भी थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक होता है लोगों का। लेकिन ये बात ठीक है, मैं इससे सहमत हूँ साथी के इस सजेशन से। और इस पेपर को अगर अरविंद मेमोरियल न्यास ज्यादा देगा थोड़ा एडिट करके छापा जाए तो इस चीज को ठीक करेंगे हम लोग। अगर ऐसी किसी सैंक्टिटी को मेंटेन करने की बात नहीं हुई कि सेमिनार में जिस रूप में पेश हुआ उसी रूप में करना है, तो इस पहलू को हम लोग एक राइडर के तौर पर डालेंगे उसमें। साथी ने कुछ जरूरी ये बात ठीक है, और मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो 3 सवाल रखे गए हैं साथी संदीप, वो ठीक सवाल उन्होंने उठाया है। और मैं बस ये इसमें बताना चाहूंगा कि पेपर की थोड़ी सी सीमा थी, उसको मैं अब स्पष्ट कर दे रहा हूँ कि वो क्या साथी है मौजूद। हाँ, मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, पेपर के इसमें फिर बहुत डिटेल में जाना पड़ता, फिर वो क्या होता है कि वो इतिहास का एक पेपर बन जाता है। ये बेसिकली एक इतिहास का पेपर नहीं, ये तो थ्योरेटिकल एक मुद्दा उठा रहा है कि अगर इतिहास का भारतीय अध्ययन करना है तो किसी भी सामाजिक आर्थिक परिघटना को आपको उत्पादन संबंधों और उत्पादन पद्धति से जोड़कर देखना पड़ेगा। अच्छा, ये जो सजातीय विवाह का सिद्धांत क्यों मौजूद था, एक तो आगे इसको हमने खारिज कर दिया, मतलब ये हम यहाँ कोसाम्बी को कोट कर रहे हैं कि कोसाम्बी के अनुसार सजातीय विवाह के सिद्धांत पर आधारित जाति का अस्तित्व होगा। बाद में सुविधा जायसवाल ने दिखाया कि सजातीय विवाह का जो ट्रेडिशन था वो न तो वैदिक सिविलाइजेशन में पहले से मौजूद था, यानी कि आर्यों में पहले से मौजूद था, और न ही वो अनार्यों में पहले से मौजूद था। ये पैदा होता है पितृसत्ता के साथ। इस पे सुविधा जायसवाल की किताब को अब हिंदी में भी बढ़िया बात है, अनुवाद हो गई है। ग्रंथ शिल्पी धारक उसका अनुवाद बहुत बढ़िया नहीं है, खराब अनुवाद है मतलब। तो वो वर्ण जाति व्यवस्था उद्गम प्रकार्य और ऐसे करके कुछ उसका नाम है, उद्गम प्रकार्य एंड समथिंग उसका नाम है, जो हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जैसे दोनों जगह पर, इसको अभी कास्ट को 1 मिनट के लिए भूल जाएगा, दिमाग से हटा दीजिए कास्ट को। दुनिया के सभी समाजों में अलग अलग सामाजिक जो श्रेणियां हैं उसमें पितृसत्ता प्रॉपर्टी के साथ पैदा, कहीं पर ये लीनिएज वंश के उसमें पैदा हुई, क्लैन जिसको आप बोल सकते हैं। क्लैन क्या हो गया? क्लैन हो गया एक्सटेंडेड फैमिली, है ना। लीनिएज एकदम बुनियादी टर्म। वंश के कई रूप हो सकते हैं, एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है, कबीला हो सकता है। तो और कबीलों का उदय इस रूप में हुआ, लेकिन उन कबीलों का अन्य लोगों से मिक्सचर हुआ, तो वो फिर उस तरीके से सजातीय विवाह की परंपरा वहां रही नहीं। लेकिन इसलिए अगर आप ये सोचेंगे कोई बाहर से कबीला आया तो उसकी वजह से सजातीय विवाह की परंपरा पैदा हुई, नहीं समझ पाएंगे। जो अनार्य कबीले थे उनमें भी सजातीय विवाह की परंपरा प्रॉपर्टी के साथ पैदा हुई। इसका एंगल बहुत बढ़िया जिक्र देते हैं कि कैसे पैदा हुई है, कि जब प्रॉपर्टी पैदा होती है तो उत्तराधिकार का सवाल आता है। उत्तराधिकार का सवाल आता है तो किसी भी व्यक्ति के मातृत्व और पितृत्व को निर्धारित करने का सवाल आता है। पितृत्व निर्धारित नहीं हो सकता है, अब हो सकता है, अब तो जीन तो संस्था नहीं हो सकता, लेकिन मातृत्व निर्धारित हो सकता है। एक मटीरियल रियलिटी है ना, माता को नहीं पता करना।